Good morning, students. This is Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी. हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत आज हम यूनिट 5th में एंटर कर रहे हैं, जो कि कंटेम्प्ररी इश्यूज समसामयिक विषयों पर आधारित है. इसके अंतर्गत जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है रीजनल डिस्पैरिटीज़ इन इंडिया, भारत में प्रादेशिक विषमताएं. देखिए, प्रादेशिक विषमताओं से तात्पर्य है, यदि हम बिल्कुल लिटरल बात करें, शाब्दिक बात करें, तो प्रदेशों के मध्य परस्पर असमानता का मिलना. और ये जो असमानता है ये विभिन्न प्रकार की हो सकती है. फिज़िकल डिस्पैरिटीज़ जैसे कि भौतिक विषमता, सोशल डिस्पैरिटीज़ जैसे कि सामाजिक विषमता, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ जैसे कि आर्थिक विषमता. यदि हम प्रादेशिक विषमता को परिभाषित करें तो इस प्रकार से किया जा सकता है कि रीजनल इम्बैलेंस और डिस्पैरिटीज मींस वाइड डिफरेंस इन पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट्स, health and education services, levels of industrialization, etc., between different regions. Regions may be either states or regions within a state. प्रादेशिक असंतुलन से तात्पर्य है कि प्रदेशों के मध्य एक विस्तृत अंतर का पाया जाना प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं, औद्योगिकीकरण के विभिन्न स्तरों इत्यादि कारकों के अंतर्गत. जब हम रीजन या प्रदेश की बात करते हैं तो हम इसके अंतर्गत राज्यों यानी स्टेट्स को सम्मिलित कर सकते हैं, या एक राज्य के अंदर विभिन्न प्रांतों को सम्मिलित किया जा सकता है. जब हम भारत की बात करते हैं, इन इंडिया देर आर इनॉर्मस इम्बैलेंसेस, भारत में बहुत सी असमानताएं, विषमताएं देखने को मिलती हैं. क्या कारण है इन विषमताओं के? इन कारकों को यदि हम कैटेगराइज करें तो ये हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐतिहासिक कारक, जियोग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, भौगोलिक कारक. इसके अलावा आर्थिक कारक हो सकते हैं, जैसे इनएडिक्वेसी ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स, आर्थिक सुविधाओं में अपर्याप्तता का होना, फेलियर ऑफ प्लानिंग मैकेनिज्म, जो नियोजन की यांत्रिकी है उसका असफल हो जाना, मार्जिनलाइजेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन टू सर्टेन रीजन्स, कुछ क्षेत्रों में ही हरित क्रांति का प्रभाव रह जाना, लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड स्टेट्स एंड अदर्स, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण का पूर्णतः नहीं हो पाना, जैसे विभिन्न कारक हो सकते हैं. सबसे पहले हम बात करें हिस्टोरिकल फैक्टर की, ऐतिहासिक कारक की. देखिए, भारत में ब्रिटिश काल की देन माना जाता है प्रादेशिक विषमताओं को, क्योंकि जो ब्रिटिश शासक थे उन्होंने देश के केवल उन्हीं प्रदेशों में विकास किया जो उनके इंटरेस्ट के थे, जहाँ पे अधिक संभावना थी उनके लिए, जहाँ संसाधन अधिक थे, जहाँ औद्योगिकीकरण हो सकता था. उन्होंने उन्हीं सेंटर्स को ज़्यादा डेवलप किया. British industrialists mostly preferred to concentrate their activities in two states like West Bengal and Maharashtra, and more particularly to three metropolitan cities like Kolkata, Mumbai, and Chennai. They concentrated all their industries in and around these cities, neglecting the rest of the country to remain backward. उन्होंने देश के बाकी के हिस्से को तो पिछड़ा रहने दिया और दो राज्यों पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र पर अपना फोकस किया. तीन मेट्रोपॉलिटन महानगरीय जो शहर थे जैसे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, उसके आसपास उसी के अंतर्गत संकेंद्रण रहा उद्योगों का, और बाकी देश जो है पिछड़ा रहा. इसी तरह हम लैंड पॉलिसी की बात करें, द लैंड पॉलिसी फॉलोड बाय द ब्रिटिश frustrated the farmers to the maximum extent and also led to the growth of privileged class like jamidars and moneylenders for the exploitation of the poor farmers. And in the absence of proper land reform measures and proper industrial policy, the country could not attain economic growth to a satisfactory level. उनकी जो भूस्वामित्व नीति थी ब्रिटिशर्स की, उन्होंने किसानों को बहुत नीचा कर दिया, और ज़्यादातर अधिकार जो है लैंड होल्डर्स बड़े होते थे, जमींदार्स और
जो ब्याज पर पैसा देने वाले होते थे, उन्होंने गरीब किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया। पर क्योंकि कोई अच्छी नीति नहीं थी भूस्वामित्व की और कोई प्रॉपर औद्योगिक नीति नहीं थी, तो जिसके चलते देश संतोषजनक आर्थिक विकास को नहीं कर पाया। The uneven pattern of investment in industry, as well as in economic overheads like transport and communication facilities, irrigation and power, made by the British had resulted uneven growth of some areas, keeping the other areas totally neglected. तो भारत की स्थापना के मूल में ही विषमता के बीज बो दिए गए थे, जहाँ कुछ क्षेत्र विशेषों का अधिक विकास किया गया ब्रिटिश शासकों के द्वारा और कुछ क्षेत्रों को निगलेक्ट कर दिया गया। परिणाम स्वरूप एक एक वाइड डिफरेंस क्रिएट हुआ प्रदेशों के मध्य। दूसरी हम बात करें भौगोलिक कारकों की, जियोग्राफिकल फैक्टर्स की। देखिए, भौगोलिक कारक अपना महत्वपूर्ण रोल पैदा करते हैं विभिन्न विकास गतिविधियों में। जैसे द डिफिकल्ट terrain surrounded by hills, rivers, and dense forests leads to increase in the cost of administration, cost of developmental projects, besides making mobilization of resources particularly difficult. जो धरातल पहाड़ी हैं या नदी प्रवाहित हैं या घने जंगलों के अंतर्गत हैं, वहाँ पर लागत अधिक बैठती है परिवहन की दृष्टि से और विकास योजनाओं को प्रारंभ करने की दृष्टि से। इसलिए जो ज़्यादातर हिमालयन स्टेट्स हैं भारत के, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, नॉर्दर्न कश्मीर है, हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और दूसरे जो उत्तर पूर्व भारत के राज्य हैं, वो बैकवर्ड रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रवेश्यता नहीं थी, इनएक्सेसिबिलिटी थी और दूसरी तमाम तरह की कठिनाइयाँ थीं। जलवायु अनुकूल नहीं थी और फ्लड जो वहाँ आता है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रहते हैं वहाँ पर पुअर रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। तो these natural factors have resulted uneven growth of different regions of India. तो जो प्राकृतिक कारक हैं उन्होंने उनकी वजह से विभिन्न क्षेत्रों के मध्य असमानता पाई जाती है। तीसरी हम बात करें लोकेशनल एडवांटेजेस, स्थितिगत सुविधा। देखिए, लोकेशनल एडवांटेजेस किसी भी क्षेत्र में डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। क्योंकि जो कुछ क्षेत्र हैं वो अधिक लाभ प्राप्त करते हैं सिर्फ अपनी अवस्थिति की वजह से। यही कारण है कि वो क्षेत्र जहाँ संसाधन अधिक मिलते हैं वहाँ उद्योग ज़्यादा विकसित की होते हैं, जैसे कि आयरन और स्टील प्रोजेक्ट्स हैं या रिफाइनरीज़ हैं या हैवी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें ऐसी चीज़ों के एस्टैब्लिशमेंट में लोकेशनल फीचर्स बहुत महत्व रखते हैं। तो जो रीजनल इम्बैलेंसेस है अराइज ड्यू टू सच लोकेशनल एडवांटेजेस ऑल्सो and this locational disadvantages attached to some other regions for their backwardness. तो कुछ क्षेत्र स्थितिगत सुविधा लेकर विकसित हो जाते हैं और कुछ उसी कारणों से पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम कारक देखें इनएडिक्वेसी ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स। इकोनॉमिक ओवरहेड्स जैसे कि परिवहन, संचार की सुविधाएं, शक्ति के संसाधन, तकनीक, बैंकिंग, इंश्योरेंस आदि, ये चीज़ें भी एक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं और यदि इनकी अपर्याप्तता है किसी क्षेत्र में तो वो पिछड़ जाता है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमाचल प्रदेश, बिहार, etc. remain much backward as compared to other developed regions of the world. Moreover, new investments in the private sector has a general tendency to concentrate much on those regions having basic infrastructural facilities. जो औद्योगिक संस्थानों की स्थापना होती है उसमें एक स्वाभाविक प्रकृति होती है कि वो उसी क्षेत्र में
निवेश करेंगे जहाँ की अच्छी ढांचागत सुविधाएं मिलती हैं। तो इस कारण से वो क्षेत्र जो कि पिछड़े चले आ रहे हैं वो पिछड़े ही रह जाते हैं, क्योंकि उसमें नए प्रकार से कोई इन्वेस्टमेंट करके नई शुरुआत करना नहीं चाहता है। तो इस वजह से नेक्स्ट हम कारक लेते हैं फेल्यूर ऑफ प्लानिंग मैकेनिज्म। जो नियोजन यांत्रिकी है उसका असफल हो जाना। देखिए, यद्यपि संतुलित वृद्धि जो है वो भारत की आर्थिक नियोजन का एक प्रमुख आधार है, उसके बाद भी सिंस द सेकेंड प्लान ऑनवर्ड्स, बट इट डिड नॉट मेक मच हेडवे इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी तक भी हमने इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। प्लानिंग मैकेनिज्म जो है हैज़ एनलार्ज द डिस्पैरिटीज बिटवीन द डेवलप्ड स्टेट्स एंड लेस डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ द कंट्री। देखिए, इसका जो मूल है वही इसका आगे बढ़ने का कारक बन जाता है, क्योंकि जो विकसित राज्य हैं उनमें ही योजनाएं अधिक बनती हैं, परिणाम स्वरूप वो और विकसित होते चले जाते हैं, और जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो लेस डेवलप्ड ही रह जाते हैं। From first plan to the seventh plan, Punjab and Haryana have received the highest per capita plan outlay all along. The other three states like Gujarat, Maharashtra, and Madhya Pradesh have also received larger allocation of plan outlays in almost all the 5-year plan. On the other hand, the backward states like Bihar, Assam, Odisha, Uttar Pradesh, and Rajasthan have been receiving the smallest allocation of per capita plan outlay in almost all the plans. पहले प्लान से लेकर 7वें प्लान तक पंजाब, हरियाणा जैसे जो राज्य हैं उनका जो पर कैपिटा प्लान है वो ऊंचा रहता है। इसी तरह दूसरे राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी। जबकि दूसरी ओर कुछ जो पिछड़े राज्य हैं जैसे बिहार, आसाम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, वहाँ पे कम अलोकेशन होता है लगभग सभी प्लान्स में। तो इस डिफरेंस की वजह से, ड्यू टू सच डाइवर्जेंट ट्रेंड, imbalance between the different states in India has been continuously widening, in spite of framing achievement of regional balance as one of the important objectives of economic planning in the country. ठीक है, तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया में स्तरों के हिसाब से ऊपर नीचे होना जो है वो कारक बनता है, और वही वाइड डिफरेंस विस्तृत अंतर क्रिएट करता है। इसके बाद हम देखें कॉज 6, मार्जिनलाइजेशन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन टू सर्टेन रीजन्स। हरित क्रांति का प्रभाव भी कुछ क्षेत्रों में रह जाना। इन इंडिया द ग्रीन रिवॉल्यूशन has improved the agricultural sector to a considerable extent through the adoption of new agricultural strategy. But unfortunately, the benefit of such new agricultural strategy has been marginalized to certain definite regions, keeping the other regions totally untouched. The government has concentrated this new strategy through the heavily irrigated areas with the idea to use the scarce resources in the most productive manner and to maximize the production of food grain so as to solve the problem of food crisis. देखिए, हरित क्रांति का प्रभाव कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुछ क्षेत्र विशेषों में ही सीमित रहा, क्योंकि सरकार द्वारा भी कुछ क्षेत्रों में ही जहाँ की अच्छी सिंचाई सुविधाएं थीं, वहाँ पर जहाँ की संसाधन उच्च थे, वहीं इस उत्पादक प्रक्रिया को अधिक अपनाया गया, वहीं तकनीक उपयोगी सिद्ध हुई, क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन को अधिकतम पर ले जाना उद्देश्य था और खाद्य संकट को हल करना उद्देश्य था। परिणाम स्वरूप इस उद्देश्य के चलते पंजाब, हरियाणा और जो समतल मैदानी क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में ही ज़्यादा न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज़ लॉन्च हुई। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो ड्राई लैंड फार्मर्स थे या नॉन फार्मिंग जो रूरल पॉपुलेशन थी वो इससे अछूती रह गई। तो इसने भी एक इम्बैलेंस क्रिएट किया। इसके बाद हम बात करें लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन बैकवर्ड स्टेट्स। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का कम होना। जो भारत सरकार है
uh, has been following a decentralized approach for the development of backward regions. Though its investment programs on public sector industrial enterprises located in backward areas like Raurkela, Baroni, Bhilai, Bonagyong, etc. But due to lack of growth of industries in these areas, all these areas remain backward in spite of huge investment made by the center. देखिए हम स्थानीयकरण के कारकों को लगभग पढ़ ही रहे हैं। वो महत्वपूर्ण कारक बनते हैं उद्योगों के स्थापना की दृष्टि से। अगर किसी क्षेत्र में विशेष में वो नहीं है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किल होता है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में भारत सरकार ने प्रयास किए हैं, लेकिन ये प्रयास असंतुलन को पाट सकें वो संभव नहीं है। धरातलगत दृष्टि से भी वो संभव नहीं है। नेक्स्ट हम लेते हैं कॉज 8, लैक ऑफ मोटिवेशन ऑन द पार्ट ऑफ बैकवर्ड स्टेट्स। पिछड़े क्षेत्रों में जो है अभिप्रेरणा का कम रह जाना। ग्रोइंग रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन रिजल्टेड from lack of motivation on the part of the backward states for industrial development, while the developed states like Maharashtra, Punjab, Haryana, Gujarat, Tamil Nadu, etc. are trying to attain further industrial development, but the backward states have been showing their interest on political factors and manipulations instead of industrial development. देखिए जो पिछड़े क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मोटिवेशन हेतु प्रयास किए जाते हैं, लेकिन या तो वो राजनीतिक द्वंद्व में फंसे हुए रहते हैं या दूसरे विभिन्न चीज़ों में, परिणाम स्वरूप वहाँ का औद्योगिक विकास पिछड़ जाता है। इसके बाद हम कॉज 9 की बात करें, दैट इज़ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता भी महत्वपूर्ण कारक है। अनस्टेबल गवर्नमेंट, वो सरकार जो स्थायी नहीं रहती। एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, अत्यधिक हिंसा का होना किसी क्षेत्र विशेष में, या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, कानून व्यवस्था की समस्या होना, ये सब कारक ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं निवेश को। जो है जो भी निवेश कारक होते हैं वो अपना निवेश सुविधाजनक स्थितियों में ही करना चाहते हैं। वो ऐसे स्टेट्स में जाना नहीं चाहते कि जो समस्याग्रस्त हो। परिणाम स्वरूप बहुत सारे असमानता उस क्षेत्र विशेष को उस दृष्टि से झेलनी पड़ती है कि वहाँ पर सरकार जो है वो स्थायी नहीं है, या फिर वो क्षेत्र प्रादेशिक समस्याओं से ग्रस्त है। जैसे हम जम्मू और कश्मीर की बात करें या नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करें जहाँ नक्सलाइट्स का प्रभाव है, तो वो क्षेत्र वैसे ही पिछड़ जाते हैं इंस्टेबिलिटी की वजह से। सो हम दीज आर द कॉजेस विच इन्फ्लुएंस which creates the regional imbalances in India। भारत में प्रादेशिक असंतुलन के जनक बनते हैं ये कारक।